Hello friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So we are back again with a series of science and technology and we are about to do part 3 of March current affairs. So without much ado, let's begin with the current affairs. तो हमारे topics to be covered क्या क्या रहेंगे? इंडिया उज्बेकिस्तान आर्मीज कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज डस्लिक 2 इन रानीखेत उत्तराखंड, इसके बारे में बात करेंगे. डीआरडीओ डेवलप्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर सबमरीन्स, उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाता है. इंडिया एंड जापान स्पेस एजेंसीज रिव्यू कोऑपरेशन ऑन ल्यूपेक्स मिशन, जो मून पे हमारा मिशन जाना है उसके बारे में बात करेंगे. इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ आर्म्स हैव डिक्रीज्ड, तो हम उसके बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट. आगे क्या है? फर्स्ट प्रोजेक्ट टू मैप जीनोम्स इन इंडियन ओशन, ये भी हम बात करेंगे. इसमें अलायंस करके 2 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं. इंडिया कमीशन सीक्रेटिव न्यूक्लियर मिसाइल वेसल, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि फॉरेन अटैक के लिए इंडिया के लिए हेल्पफुल होगा टू डिटेक्ट एंड टू एलिमिनेट एनी फॉरेन मिसाइल थ्रेट, तो उसके लिए हम बात करेंगे. ऑपरेशन संकल्प के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया और बहरीन की एक हमारी एक्सरसाइज हुई है. ठीक है. सो हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है? हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया उज्बेकिस्तान आर्मीज कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्लिक 2. तो आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डस्लिक 2 इज एसोसिएटेड टू विच कंट्री? इट इज इंडिया उज्बेकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर डस्लिक 2 एक्सरसाइज की थी. मिलिट्री एक्सरसाइज करी कहाँ थी? रानीखेत उत्तराखंड में. ठीक है. तो लेट्स सी आगे क्या है. द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्लिक 2, अब नाम याद रख लेना आप. डस्लिक 2 कमेंस्ड इन फॉरेन ट्रेनिंग नोड शोभिता इन रानीखेत उत्तराखंड. तो रानीखेत उत्तराखंड में ये चीज़ इन्होंने आपस में नेवल एक्सरसाइज की थी. ठीक है. दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द एनुअल बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ बोथ आर्मी. सेकेंड एडिशन हुई थी. इट कंटिन्यूड टिल द 19th of March, तो 19 मार्च तक ये एक्सरसाइज चली थी. द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन उज्बेकिस्तान इन नवंबर 2019. जो पहली वाली हुई थी वो हुई थी उज्बेकिस्तान में नवंबर 2019 में. ठीक है. ये दूसरी वाली थी. 45 सोल्जर्स ईच फ्रॉम उज्बेकिस्तान एंड इंडियन आर्मी आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज. तो 45 सोल्जर्स उनके, 45 उनके, 45 हमारे. ठीक है. तो ये मिलके ये एक्सरसाइज करते हैं. कंट्री उज्बेकिस्तान, डस्लिक 2 और रानीखेत, ये तो इंपॉर्टेंट रख लेना उत्तराखंड में. ठीक है. इंडियन साइड में कौन सी रेजिमेंट गई थी? 13 कुमाऊं रेजिमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिंगला बटालियन. ठीक है. वॉज नॉमिनेटेड फॉर द एक्सरसाइज. और डस्लिक 1 वॉज होस्टेड बाय उज्बेकिस्तान चिरचिक ट्रेनिंग एरिया नियर ताशकंद. तो उज्बेकिस्तान नियर ताशकंद के ये वाली उन्होंने जो फर्स्ट वाली थी एक्सरसाइज वहाँ हुई थी. अब ये डस्लिक 2 हुई है. डस्लिक 1 कहाँ हुई थी? वही थी उज्बेकिस्तान में. डस्लिक 2 हो रही थी इंडिया में, हुई है इंडिया में. ठीक है. द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान क्या है? ताशकंद. करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम. तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा न्यूज़ हो गई है, इसको याद रख लेना. कई बार डायरेक्ट कंट्री या कैपिटल पूछ लेता है, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी. प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान कौन है? शरफत मिर्जी योयेव, जो भी इनको कह सकते हैं आप. नाम एक बारी प्रोनाउंसिएशन में हमेशा दिक्कत आती है ऐसे नामों की. ठीक है. तो आप ये नाम भी याद कर लेना. शफकत से तो आपको याद हो ही जाएगा. बाकी मिर्जी योयेव. ठीक है. योयेव या जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? डीआरडीओ डेवलप्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर सबमरीन्स. एयर इंडिपेंडेंट, AIP भी कहते हैं इसको, AIP. ठीक है. एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर सबमरीन्स. ठीक है. डेवलप किसने किया? डीआरडीओ ने. ठीक है. अगर आप देख रहे हैं तो मेरे को डीआरडीओ के इस टाइम करंट जो हेड है उनका नाम बता देना इन द कमेंट बॉक्स. एंड डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं वो बता देना. कमीशन कब हुई था डीआरडीओ, उसके बारे में अगर आप बता पाएं तो आई विल बी रियली थैंकफुल. ठीक है. द AIP हैज अ फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन लीथैलिटी ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एज इट एनहांसेस द सबमर्ज्ड एंड्योरेंस ऑफ द बोट सेवरल फोल्ड्स. तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक सबमरीन की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बढ़ा रही है AIP. फ्यूल सेल बेस्ड AIP हैज मेरिट्स इन परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज. तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर करती है, कैपेबिलिटी एंड एज वेल एज परफॉर्मेंस AIP बेटर कर रही है सबमरीन्स की. ठीक है. स्पेशली कौन से? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन. ठीक है. द सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड बाय नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी. ठीक है. तो इनके साथ कौन कर रहा है? नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी भी ये काम कर रही है. आगे क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है इंडिया एंड जापान स्पेस एजेंसीज रिव्यू कोऑपरेशन ऑन ल्यूपेक्स मिशन. तो ल्यूपेक्स मिशन हमारा किसके साथ चल रहा है? ये चल रहा है जापान के साथ. ठीक है. March 11, 2021 द इसरो एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान की कौन सी है? JAXA. ठीक है. वर्चुअली रिव्यूल्ड हमारी इंडिया की इसरो हो गई और जापान की JAXA है. तो ये नाम आप दोनों याद रख लेना.
ठीक है, वर्चुअली रिव्यूड द प्रोग्रेस मेड अंडर द जॉइंट ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ल्यूनर से आप याद रखना इज एसोसिएटेड टू मून, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ल्यूपेक्स मिशन। ठीक है, द ल्यूपेक्स इज अ रोबोटिक ल्यूनर मिशन दैट एम्स टू सेंड अ लैंडर एंड अ रोवर टू द मून साउथ पोल इन द ईयर 2024। तो 2024 में हमने इसको भेजना है किसके साथ मिलके, जापान के साथ मिलके। मिशन का नाम क्या है, ल्यूपेक्स मिशन। ठीक है, इंडियन साइड वाज लेड बाय इसरो चेयरमैन के सिवान व्हाइल द जापानीज वर लेड बाय हिरोशी यामाकावा। हिरोशी यामाकावा जापानीज एक नाम है, तो ही वॉज द हेड ऑफ जापानीज जेक्सा के, और इंडिया के कौन थे, के सिवान, एंड जापान के कौन थे, जेक्सा के हेड थे हिरोशिमा यामाकावा। तो इन दोनों ने ये मिशन जो है ये लीड कर रहे हैं। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ जेक्सा, सो दैट इज वाई। ठीक है, इंडिया की तरफ से इसरो के हो गए और जापान के जेक्सा हो गए। ठीक है, जेक्सा की तरफ से हिरोशी यामाकावा हो गए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट स्लाइड। जाक्सा इज लाइकली टू प्रोवाइड द अंडर डेवलपमेंट H3 लॉन्च व्हीकल। तो H3 लॉन्च व्हीकल जाक्सा हमें देगा एंड द रोवर, वाइल इसरो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंडर। तो लैंडर जो होगा वो हमारी तरफ से जाएगा, रोवर और जो लॉन्च व्हीकल है वो हमें जाक्सा देगा या जापान देगा। ठीक है, तो देगा क्या, हम मिलके बना रहे हैं तो दोनों मिलके ही उस पर काम करेंगे। द मिशन कंसेप्ट वॉज नॉट येट बीन फॉर्मली प्रपोज फॉर फंडिंग एंड प्लानिंग। तो फॉर्मली इसकी फंडिंग एंड प्लानिंग के बारे में बात नहीं हुई है। द ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन would be demonstrating new surface exploration technologies related to vehicular transport and lunar night survival for sustainable lunar exploration in polar regions। तो ये polar regions में एक सर्वाइवल के बारे में बात करेगा, वाटर के वहाँ सर्च करेगा और बाकी रिलेटेड जो ये काम करेगा वहाँ पे। ठीक है, For precision landing, it would utilize a feature matching algorithm and navigational equipment derived from JAXA's Smart Lander for investigating moon mission। ठीक है, तो जो ये टेक्नोलॉजी यूज होगी उसके लिए वो हमें JAXA ही देगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ रोवर एंड लैंडर। द लैंडर्स पेलोड कैपेसिटी इज 350 kgs एट मिनिमम, मतलब मिनिमम उसके जो लोड है वो 350 kgs है। द रोवर वुड कैरी मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बाय JAXA एंड इसरो इंक्लूडिंग अ ड्रिल टू कलेक्ट सब सर्फेस सैंपल्स फ्रॉम 4 feet 11 inches डेप्थ। तो 1 मीटर से 1.5 मीटर से नीचे तक के सैंपल्स कलेक्ट करके लेगा ड्रिल जो इसके बीच में इक्विप की जाएगी। ठीक है, वाटर प्रोस्पेक्टिंग एंड एनालिसिस आर लाइकली टू बी द मिशन ऑब्जेक्टिव्स। तो वाटर वहाँ जो अवेलेबल है या वो सर्च करेगा कि वाटर वेदर अवेलेबल है या नहीं, ये मिशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। अगली न्यूज़ क्या है हमारे पास, India's import of arms decreased by 33% due to indigenization। ठीक है, एक सिप्री ने रिपोर्ट दी है। लेट्स सी, रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन मार्च 2021 बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप सबको पता है आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम जा रहे हैं, तो वी आर लाइक प्राइमरली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही कैपेसिटी इतनी बनाएंगे कि हमें जो बाहर से हम डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें ना करनी पड़े या उसको एक मिनिमम लेवल पे ले जाएं। दैट इज़ वाई इतने रिसर्चेज और DRDO वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें काम कर रही हैं। Import of arm decreased by 33% and friends 33% is substantial, बहुत ज़्यादा होता है ये। Between 2011 से 15 के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो 2016 से 20 तक उसका 33% रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो 4 साल में बेसिकली 33% रिड्यूस हो चुका है या 5 साल में। Due to its increased push for Make in India initiative and other measures to boost जो है डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री। तो ऑब्वियसली हमने हर जगह पढ़ रहे हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो उसी से हमारी जो डिफेंस जो इंडस्ट्री है उस पर भी इक्वली काम हो रहा है। और अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अब हम इंडियन मेड जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं हम वही परचेज करेंगे प्राइमरली। ठीक है, द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स आर रशिया एंड USA। ऑब्वियसली यही हमारे जो मेन थे, हम इन्हीं से सामान वगैरह खरीदते थे या प्रपोज बहुत कुछ था, तो इनका ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंडिया को तो फ़ायदा ही होगा ऑब्वियसली जब आपके इंपोर्ट्स कम होते हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन कौन है 2016 से 2020 में हमारे, दैट इज US, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। सॉरी, ये क्या है जो प्राइमरी 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्रीज इन द वर्ल्ड कौन सी हैं, US, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं ये प्राइमरली पूरे वर्ल्ड को ही वेपन्स वगैरह सप्लाई करते हैं। टॉप इंपोर्टर्स वर सऊदी अरेबिया, इन्होंने प्राइमरली इंपोर्ट किया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। तो नो डाउट हमारी 33% कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हुई है, बट स्टिल हम इंपोर्टर्स में भी जो टॉप इंपोर्टर्स हैं उनमें भी हमारा नाम है। ठीक है, इवेंचुअली इन फ्यूचर धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। ठीक है, इंडिया टॉप 3 आर्म सप्लायर ड्यूरिंग
16 एंड 20 वर रशिया, फ्रांस एंड इजराइल। तो रशिया, फ्रांस और इजराइल से प्राइमरली हमने 2016 से 2020 के बीच में हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करे हैं। इंडिया हैज सेट टारगेट ऑफ INR 1.7 लाख करोड़, मतलब 25 बिलियन का हमने टारगेट सेट किया है टर्नओवर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम वर्थ इतने अमाउंट की करेंगे अपनी कंट्री में, कब तक? 2025 तक। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आप वैसे भी याद रख लेना, कई बार इंडिया का टारगेट ही पूछ लेते हैं इन द अमाउंट, कितनी अमाउंट रहेगी 2025 तक। तो ये हमारी अमाउंट है INR 1.7 लाख करोड़ या $25 बिलियन। तो ये दोनों आप फिगर्स याद रख लेना, और करना कब तक है? हमने करना है 2025 तक, ठीक है। इंडिया के एक्सपोर्ट लेवल के, हम एक्सपोर्ट क्या करें? अगर हम इंडिया में अपने लिए बना रहे कुछ तो एक्सपोर्ट करेंगे ना, कि हमें भी फायदा है। तो इंडिया अकाउंटेड फॉर 0.2%, कुछ भी नहीं होता फिर भी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2016 एंड 20। तो चलो कोई बात नहीं, कम है, बट धीरे धीरे इवेंचुअली इट विल इंक्रीज। इंडिया वॉज द 24th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स, एंड हमने मेजरली किनको दिया है? हमने दिया म्यांमार, श्रीलंका एंड मॉरिशियस को। तो हमारे प्राइमरी परचेजर कौन है? म्यांमार, श्रीलंका एंड मॉरिशियस। आगे क्या है? इंडियाज ड्रॉप इन आर्म्स इंपोर्ट वाज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, कि हमारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, यहाँ से पास हो वहाँ से पास हो, उससे जो डिले हो जाता है हमारा बाहर से प्रोक्योर करना। एंड ऑब्वियसली सेकंड रीजन क्या है? मेक इन इंडिया एंड इंडियाज इनिशिएटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रशियन आर्म्स, ठीक है। तो हम डिपेंडेंस अगर रशियन आर्म्स से कम करेंगे तो हम इंडिया में बनाएंगे, ठीक है। उनके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे सपोज हम कहते हैं हमने रशिया में से इनिशियली हमने बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करी है, ठीक है, बट उनके जो पार्ट्स है, जैसे हम गाड़ी के एग्जांपल ले लेते हैं कि गाड़ी के हमें पार्ट्स भी तो ईयरली उससे चाहिए होते हैं ना, सर्विस के लिए या बाकी जो पार्ट्स होते हैं, तो वो स्टिल हम रशिया से ही ले रहे हैं। तो अब हम रशिया पे डिपेंडेंस अपनी कम करना चाहते हैं, एंड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड 112 प्रपोजल आर पेंडिंग फॉर नॉट। तो हम क्या करें? अभी 112 प्रपोजल्स फॉर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी पेंडिंग है, उसको भी जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिलीज ईयर वाइज नेगेटिव लिस्ट ऑफ वेपन विच वोंट बी इम्पोर्टेड टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो इन्होंने एक वेपन्स की लिस्ट भी दे दी है जो अब हम नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, अब आप इसको इंडिया में ही बनाना, ठीक है। एक वो भी लिस्ट रिलीज कर रही है। मिडल ईस्ट रीजन वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ऑफ आर्म्स, ठीक है। तो जो मिडल ईस्ट रीजन है वहाँ पे अगर इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो हम भी उनको आर्म्स प्रोवाइड कर पाएंगे, या डिफेंस रिलेटेड जो भी मटेरियल उनको चाहिए होगा कर पाएंगे। एंड बिकॉज एक इकोनॉमी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्पेंड किस में करती है? अपने डिफेंस पे। तो अगर वहाँ की इकोनॉमी या मिडल ईस्ट, आपको पता है आर अ ग्रुप ऑफ नेशन दैट आर कंपैरेटिवली रिच, तो उसमें क्या है कि अगर हम इंडिया उनको बेचता है तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये चीज़ बेटर रहेगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंपनसेट आर्म्स डिक्लाइन, रशिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू चाइना, नाइजीरिया एंड इजिप्ट। तो रशिया क्या कह रहा है कि अगर आप मुझसे नहीं खरीदते कोई चक्कर नहीं, मैं चाइना को बेच देता हूँ, मैं नाइजीरिया को बेच देता हूँ, मैं इजिप्ट को बेच देता हूँ। तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो हमको चिढ़ाने के लिए या इंडिया को थोड़ा सा दिखाने के लिए वो चाइना को दे रहा है, एंड इसने पाकिस्तान के साथ भी कुछ डील्स करी हैं, ठीक है। इंडिया हैज सेट असाइड ₹70,221 करोड़, 63% ऑफ द मिलिट्री कैपिटल बजट फॉर 2021, जो कि ये लोकली बाय करेंगे, मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स जो होंगे ये इतना अमाउंट इंडियन प्रोडक्ट्स में ही बाय करेंगे, जो कि ये पैसा पहले बाहर जाता था। दैट इज हाउ द इकोनॉमी विल बी बूस्टेड, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट टू मैप जिनोम्स इन इंडियन ओशन, जो जिनोम्स होते हैं उसको मैपिंग के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। CSIR एंड NIO टू लॉन्च 90-day क्रूज मिशन टू मैप जिनोम्स इन इंडियन ओशन, ठीक है। तो इंडियन ओशन में जिनोम मैपिंग करेंगे SDG के अंडर, उसके बारे में हम बात करते हैं। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी, ठीक है, NIO, इन्होंने मिलकर क्या किया है? NIO इज लोकेटेड इन गोवा, हैज initiated a project for mapping the genetic diversity of organisms and the effect of micronutrients and trace metals on them in the Indian Ocean, supported by CSIR अंडर इट्स फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ट्रेस बायोमी, ठीक है। तो ट्रेस बायोम के जो इनका प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना CSIR का। इसके अंदर ये जिनोम मैपिंग कर रहे हैं इन द इंडियन ओशन, उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या प्रेजेंट हैं जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, और मेटल्स कौन कौन से हैं, और कितने कंटेमिनेट हो गए हैं, कितने एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कितना उनका डिक्लाइन हुआ ओवरऑल पॉपुलेशन, ये सब ये स्टडी करेंगे। तो नाम याद रख लेना ट्रेस बायोमी, ठीक है। बायोम कह लो, बायोमी कह लो, इट इज़ वैसे
ट्रेस बायोमी होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द प्रोजेक्ट एनविसाजेस एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। ऑब्वियसली अगर वहाँ कंडक्ट करें तो सैम्पलिंग तो करेंगे ही, ठीक है, ऑफ सेडिमेंट्स, प्लैंक्टन एंड वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कौन कौन अलग अलग तरह के जो प्राणी हैं समुद्र के अंदर उनको स्टडी करेंगे। एंड ट्रेस मेटल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फाउंड देयर इन, उनमें क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो मेटल्स हैं वो उनके अंदर हैं या कंटेमिनेट हुए हैं। यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या क्या उनमें इंड्यूस हुआ है। एंड जो हमारी क्लासिकल टेक्निक्स हैं उनको भी ये यूज़ करके उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इनिशियली किसको करेंगे, द फर्स्ट फेज, ये इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट फेज इनिशियली किसको करेंगे, इनिशियली दे विल स्टडी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में किसको करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ये रिसर्च करेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। द 90 डे लॉन्ग एक्सपेडिशन ऑन बोर्ड रिसर्च वेसल, तो आरवी जो रिसर्च वेसल है उसके बारे में देख लेना, उसका नाम क्या है, सिंधु साधना, ठीक है। तो उसका नाम है सिंधु साधना विद 30 साइंटिस्ट टुक ऑफ फ्रॉम विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम से निकले थे, 30 साइंटिस्ट थे। वेसल का नाम क्या है, सिंधु साधना रिसर्च वेसल है। इस पे ये निकले इंडियन ओशन की सारी मैपिंग करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। पहुंचेंगे कहाँ घूम फिर के, ये गोवा पे पहुंचेंगे 30 दिन बाद, 90 दिन बाद, ठीक है। 30 साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ऑन मंडे एंड विल बी कंप्लीटिंग द 2 legs टिल द एंड ऑफ मे, कवरिंग ओवर 9000 नॉटिकल माइल एंड एंडिंग इन गोवा। तो ये गोवा पहुंचेंगे आफ्टर कवरिंग 9000 नॉटिकल माइल्स। द डेटा जनरेटेड अंडर दिस प्रोग्राम विल हेल्प इन लॉन्ग वे टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 14 विच एम एट कंजर्विंग एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज। तो SG14 इज रिलेटेड टू कंजर्विंग सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसके SDG 14 के रिलेटेड ये काम करेंगे। Biological diversity in the ocean has decreased dramatically since industrialization that began in the 19th century. Obviously industrialization होता है, pollutants वगैरह रिलीज होते हैं, उससे जो हमारी डाइवर्सिटी है वहाँ पे समुद्र की कम होने लगी है। Because however only a small fraction of the species in deep sea and polar oceans have so far been identified, making the loss of species in the ocean much more difficult to record, evaluate than on land. Obviously जब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी, हमारे पास जो समुद्र में स्पीशीज़ मिलते थे उस टाइम पे इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, हमारे पास इतना डेटा नहीं था। तो अगर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास डेटा नहीं था तो इस टाइम अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि कितना डिक्लाइन हुआ है, क्या क्या चेंजेस हैं, बिकॉज हमारे पास पहले वाला डेटा जो है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर पहले 100 स्पीशीज थी तो इनको पता नहीं चल पाएगा कि पहले 100 थी या 200 थी या 300 थी, अगर इन्हें अब 50 मिल रही हैं, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट कि इनके पास एक सपोज एज्यूम हम मैथ्स पे करते हैं एक्स नंबर थे और उसमें से अब 50 बचियाँ या 100 बचियाँ, ठीक है। तो ये वैसे सर्च करेंगे, इनके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि तब कितने ऑर्गेनिजम्स मिलते थे और अब जो है कितना डिक्लाइन हो चुका है प्रेजेंट कंडीशन में, ठीक है। साइंटिस्ट फ्रॉम द CSIR NIO हैव सेट आउट ऑन अ मिशन टू आइडेंटिफाई एंड करेक्टराइज द जीन्स एंड प्रोटीन्स इन द ओशन टू अंडरस्टैंड सेल्यूलर लेवल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर लेवल पे कैसे ऑपरेट करते हैं इन द ओशन बाय यूटिलाइजिंग द एमर्जिंग बायोमेडिकल टेक्निक सच एज प्रोटियोमिक्स एंड जीनोमिक्स, ठीक है। प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स को यूज़ करके जो टेक्निक्स हैं ये टेक्निकल, ठीक है, इनको यूज़ करके उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द बायोजियोकेमिकल रिएक्शन ऑन द ऑर्गेनिजम्स एंड दैट अंडरगो इन द ओशन बाय स्टडिंग प्रोटियोमिक्स, ठीक है। प्रोटियोमिक्स one can identify the biogeochemistry of the organism under varying ocean conditions। तो इससे क्या होगा, उसकी बायोजियोकेमिस्ट्री होगी और ऑर्गेनिजम्स की प्रोटियोमिक्स के अंडर वो स्टडी कर पाएंगे हम, ठीक है। These studies will help one understand the cellular biochemistry and the response of the ocean to the climate change, nutrient stress and increasing population। तो बेसिकली क्या कि ओशन पे जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्यूलर लेवल पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पोल्यूटेंट्स जो आ रहे हैं, तो उनके रिलेटेड ये स्टडी करेंगे सारे, ठीक है। This study will enable scientists to identify the factors controlling the changes in RNA, DNA and the oceans and various stresses impacting them, ठीक है। तो उनका RNA और DNA स्टडी करके वेरियस इफेक्ट्स साइंटिस्ट जो है पता कर पाएंगे। Further, they will be used tracers to track
causative factors and suggest possible solutions for their mitigation impacting the society। तो बेसिकली वो पहले तो स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर उनमें चेंज आ रहा है तो कॉज क्या है, अगर कॉज उनको पता चल गया तो वो मिटिगेशन है उसको कम करने के लिए एफर्ट्स बता देंगे कि ये एफर्ट्स करके हम उन पे जो स्ट्रेस है वो कम कर पाएंगे। इन एडिशन दीज लार्ज पूल ऑफ RNA एंड DNA लाइब्रेरी ऑफ द ओशन वुड बी यूटिलाइज फॉर द फ्यूचर बायो प्रोस्पेक्टिंग इन द इंडियन ओशन। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास पिछला डेटा तो है नहीं, बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, तो अब जो ये रिसर्च करेंगे इसका डेटा जो है ये हमारे पास कंजर्व रहेगा, ये प्रिजर्व रहेगा, एंड आगे अगर कोई रिसर्च होती है तो हम इस डेटा को रेफर करके चेंजेस मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इंडिया कमीशन सीक्रेटिव न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल। ठीक है, तो INS ध्रुव उसका नाम है। इससे क्या है कि बाहर की अगर कोई भी कंट्री हम पे हमला करती है तो हमें पहले पता चल जाएगा। ठीक है, INS ध्रुव, ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप। तो न्यूक्लियर मिसाइल अगर कोई हम पे लॉन्च करता है तो उसको ट्रैक करके बता पाएगी, एंड देन वी कैन इवेंचुअली होपफुली डिस्ट्रॉय दैट व्हीकल मिसाइल। India has quietly commissioned its secretive nuclear missile tracking vessel that had been under construction since 2014। तो 2014 से इसका बनना स्टार्ट हुआ था, अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। Once the vessel is commissioned, India will be the only country outside, तो एक्सेप्ट इंडिया, जो ये न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है ये किसके पास है, ये है US, UK, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो इन कंट्रीज के पास ये वाला शिप है और इंडिया जो है 6th कंट्री होगा इसमें। ठीक है, आगे क्या है, लार्ज हाईटेक सर्वेलेंस शिप इज फॉर्मली नोन एज 111 VC 11184। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मल नेम है वो है VC 11184। VC 11184 जो हमारा INS ध्रुव हम कह रहे हैं वॉज लेड डाउन इन जून 2014 अंडर अ कवर्ड ड्राई डॉक। ऑब्वियसली अगर ये सीक्रेट था तो एक कवर्ड ड्राई डॉक में बना था। कहाँ बना था, विशाखापट्टनम में, बाय द गवर्नमेंट ऑन हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड। तो इन्होंने ये बनाया था, किन्होंने बनाया था, हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड ने। दिस शिप कैन मॉनिटर मिसाइल लॉन्चेस बाय इंडियाज एडवर्सरी, जो हमारे दुश्मन है पाकिस्तान एंड चाइना, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो दूर से पता चल जाएगा कि किसी ने हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ी है। द शिप मेजरिंग नियरली द लेंथ ऑफ 2 फुटबॉल फील्ड, तो 2 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, आप इसकी यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शिप 2 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा है, एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉरशिप टू बी बिल्ड बाय इन द इंडियन यार्ड। तो इंडियन यार्ड का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप है जो कि इंडिया में ही बना है। द शिप वुड बी ऑपरेटेड बाय इंडियाज टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इंडिया की जो टेक्निकल एजेंसी है जिसका नाम है NTRO, ये शिप ऑपरेट करेगी इन अलायंस विद। साथ साथ कौन करेंगे, पहले NTRO की फुल फॉर्म देखते हैं। NTRO स्टैंड्स फॉर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ रॉ कह लो, उसके हिसाब से ये काम करती है। और किसके साथ मिलकर ये शिप चलेगा, कौन कौन सी तीन इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, DRDO इन्वॉल्व रहेगा एंड इंडियन नेवी इन्वॉल्व रहेगी। तो ये तीनों जो है ऑर्गेनाइजेशन ये शिप ऑपरेट करने में इकट्ठे मिलके काम करेंगे इन अलायंस। ठीक है, द शिप हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1500 टन्स एंड कैरीज 3 डिस्टिंक्टिव डोम शेप्ड एंटीनाज। ठीक है, सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स। ऑब्वियसली अगर ये बने तो एंटीनाज और वॉरफेयर इक्विपमेंट्स तो कैरी करेगा ही। ठीक है, द नेशनल टेक्निकल NTRO के बारे में जो हम बात कर रहे थे, लेट्स सी द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मोस्ट हो सकता है कि आप लोगों ने इसके बारे में सुना ना हो, बट अब इसके बारे में आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, इज अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द PMO। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल है उसके अंडर आता है ये। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एंड सैटेलाइट इमेजरी। इट हैज़ द सेम नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट एज इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये एक तरह का रॉ और IB जैसी एजेंसी है जो कि जियो स्पेशियल एंड सैटेलाइट इमेजरी में हमारे साथ काम करती है, इंडिया के लिए काम करती है। आगे देखते हैं ऑपरेशन संकल्प क्या है। ऑपरेशन संकल्प के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन संकल्प, इंडियन नेवी अंडरटेक्स पैसेज एक्सरसाइज विद बहरीन नेवी इन पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो बहरीन के साथ हमारा जो है ये एक नेवल एक्सरसाइज हुई है। The maritime security operations, code named as Operation Sankalp, was initiated on June 19, 2019 after the attacks on merchant ships in the Persian Gulf and Gulf of Oman। तो ये हमने आफ्टर हमारे इंडियन शिप वहाँ पे अटैक हुए थे तो हमने ये वाली सिक्योरिटी ऑपरेशन हमने शुरू कर दी, या एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी थी गल्फ रीजन में। द इंडियन नेवी ऑन March 17, 2021 अंडरटुक द पैसेज एक्सरसाइज, पासएक्स जिसका नाम है। ठीक है, विद रॉयल बहरीन नेवल फोर्स कॉर्वेट अल मुहर्रक। तो उनके कॉर्वेट का नाम क्या है, जो उनके शिप कह लो, एक वॉरशिप कह लो या छोटा सा उनका शिप कह लो, कॉर्वेट कहते हैं उसको, उसका नाम है अल मुहर्रक अंडर ऑपरेशन संकल्प इन पर्शियन गल्फ। तो हुआ कहाँ है, पर्शियन गल्फ में हुआ है। किसके साथ हुआ है, बहरीन नेवी के साथ। उनकी तरफ से कौन सा वेसल इन्वॉल्व था, उसका नाम था अलहर अल मुहर्रक।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द नेवल एक्सरसाइज एम्स एट प्रमोटिंग इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू नेवीज। तो इनके बीच में काम करने के लिए बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव है कि मिलके ये काम कर पाएं। It also reflects the commitment of both Bahrain and India to build cooperative partnership in meeting the emerging maritime challenges. Maritime challenges क्या हो गए? हम किसके लिए काम करेंगे? जो हमारे शिप्स पे अटैक होते हैं या वहाँ पे जो भी जैसे हम पायरेट्स कहते हैं उनसे बचने के लिए हम ये काम कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है। द पैसेज एक्सरसाइज आर कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस बाय द इंडियन नेवी विद द यूनाइट्स ऑफ द फ्रेंडली फॉरेन नेवीज। तो हम फॉरेन नेवी से मिलकर हम ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते रहते हैं। इट टेक्स प्लेस वाइल विजिटिंग ईच अदर पोर्ट्स ड्यूरिंग द रेंडेवूज एट सी। तो हम एक दूसरे के पोर्ट पे मीट करते हैं और ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। द एक्सरसाइज इज ऑल्सो इन परसुएंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल इन द गल्फ रीजन। तो कई बार क्या होता है, जो इंडियन जो मर्चेंट शिप्स होते हैं या जो सामान लेके जाते हैं वो कई बार पायरेट्स जो होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उनको लूट लेते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए हम ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। ऑपरेशन संकल्प के बारे में बात कर लेते हैं। द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन, ठीक है। द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन को हमने क्या नेम दिया हुआ है? ऑपरेशन संकल्प वॉज इनिशिएटेड ऑन जून 2019 आफ्टर द अटैक्स ऑन द इंडियन मर्चेंट शिप्स इन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो इन पे अटैक हुए थे, उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज शुरू की है। कौन सी? ऑपरेशन संकल्प। द ऑपरेशन संकल्प वाज लॉन्च विद द इंडियन नेवी इन द लाइट ऑफ राइजिंग टेंशन इन द गल्फ ऑफ ओमान वेयर 2 ऑयल टैंकर्स वर अटैक। तो हमारे ऑयल टैंकर्स अटैक्ड हुए थे गल्फ ऑफ ओमान में। द यूएस हैड ब्लेम्ड ईरान फॉर द अटैक्स विच हाइटेंड द टेंशन बिटवीन द टू नेशंस। तो इनके बीच में फिर आपस में टेंशन इंक्रीज हो गई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।